स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमारा जो पाठ रनिंग है यानी कि महात्मा गांधी थ्रो कंटेम्प्रेरी आई, महात्मा गांधी समकालीन दृष्टि से मतलब गांधी जी की भूमिका का अध्ययन किया जा रहा है कि क्या कंट्रीब्यूशन गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में रहा। और हम इसका शुरुआती जो पार्ट है यानी जो गांधी जी का योगदान था अफ्रीका में और गांधी जी के जन्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी यानी उन्होंने एम्फेसिस ऑन ट्रूथ, एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, यानी गांधी जी के आइडियोलॉजी के जो सिद्धांत थे उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, स्वराज, आइडियल स्टेट और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रामिंग, यानी पूरी तरह से गांधी जी के विचार जो दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी की एंट्री होती है, यानी गांधी जी की एंट्री अब तक नहीं हुई थी। उन्होंने अपने हालांकि सत्याग्रह से जुड़े हुए जो साधन थे उनकी शुरुआत जो अफ्रीका में की थी और उन्हीं साधनों की शुरुआत यहाँ करने का निश्चय कर लिया था। तो आइए एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश कब से माना जाता है। तो गांधी जी वाज particularly influenced by Gopal Krishna Gokhale and regarded him his political guru. Gandhi ji was particularly influenced by Gopal Krishna Gokhale. गांधी जी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले से विशेष रूप से प्रभावित थे। एंड रिगार्डेड हिम, और उसका सम्मान करते थे एज हिज पॉलिटिकल गुरु, अपने राजनीतिक गुरु के रूप में उनका सम्मान करते थे और उनसे विशेष रूप से वो प्रभावित थे। उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो एक लिबरल नेशनलिस्ट थे, उदारवादी सोच के। गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज्ड हिम टू स्पेंड ए ईयर traveling around various places of India in order to know about the land and its people. गोखले ने उनको सलाह दी कि वो एक साल यानी कुछ साल कि वो एक साल लगा लो या कुछ समय लगा लो, him to spend a year, एक साल traveling around various places of India in order to know about the land and its people. उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि वे एक साल तक ब्रिटिश भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करें और भारतीय जनता की दशा का भली भांति अध्ययन करें, यानी भारत की भूमि और भारत के लोगों के बारे में, उनके विचारों के बारे में अवश्य जानें। अनडाउटली India underwent a number of significant changes during the period 1893 to 1915 AD. निसंदेह इस समय भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हो चुके थे। द स्टिल ए ब्रिटिश कॉलोनी, हालांकि ये ब्रिटेन का उपनिवेश अब भी था। It was far more active in political sense, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पे कुछ बदलाव नजर आना शुरू हो गया था। Branches of Indian National Congress had been established in most major cities and towns. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं भारत के बड़े शहरों और कस्बों में स्थापित हो चुकी थी, यानी लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में वो हुई थी 1885 में। ए.ओ. ह्यूम इसके फाउंडर थे। तो बड़े शहरों में कांग्रेस की ब्रांचें स्थापित हो चुकी थी। द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905,
और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में किए जाने वाले बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने जब करने की घोषणा की थी तो उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को पर्याप्त आधार यहाँ पे मिल चुका था। स्वदेशी आंदोलन चलाया था उन्होंने। हैड सिग्निफिकेंटली ब्रॉडबैंडेड द बेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधार बन चुका था स्वदेशी आंदोलन। इस स्वदेशी आंदोलन के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस का पर्याप्त बेस मजबूत हो चुका था। The anti-partition movement had thrown up the national leaders like और विशेष रूप से यानी इस आंदोलन के कारण जो जिन नेताओं का भारतीय राजनीति में उदय हुआ यानी एंटी पार्टीशन मूवमेंट हैड थ्रोन अप द नेशनल लीडर्स, इसने बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं को आगे बढ़ाया जिनके नाम थे बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, विपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल, लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। यानी इस आंदोलन ने महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय जैसे महत्वपूर्ण नेताओं को जन्म दिया। लाल बाल एंड पाल बिकम पॉपुलर एज त्रिमूर्ति इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट। और लाल बाल पाल का यह जोड़ा जिसे भारतीय इतिहास में त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, इस आंदोलन के अखिल भारतीय परिचायक बन चुके थे। द एलिट्रेशन कन्वेड द ऑल इंडियन कैरेक्टर्स ऑफ देयर स्ट्रगल एज all the three were not associated with a common original place। ये तीनों ही किसी विशेष मूल निवास स्थान से नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए इस आंदोलन ये तीनों एक मिनट देखते हैं। The alliteration conveyed the all Indian characters of their struggle as all the three were not associated with a common original place। इस आंदोलन का जो अखिल भारतीय स्वरूप था वो इस बात से उभरता है कि ये तीनों ही नेता थे वो किसी विशेष स्थान से नहीं जुड़े हुए थे। Their native provinces were very far away from one another। और उनके मूल निवास स्थान थे वो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर थे, लेकिन सोच जो थी वो तीनों की एक जैसी ही थी। लाल बाल पाल वर द सपोर्टर ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। लाल बाल और पाल जो थे वो उग्र राष्ट्रवाद के परिचारक थे यानी समर्थ फॉलोवर्स थे। उग्र राष्ट्रवाद की भूमिका में उनको जाना जाता है। इससे पहले के जो नेता थे वो एक लिबरल थिंकर्स के नाम से जाने जाते थे, जिनके नाम आगे हम पढ़ेंगे। तो वी शुड नो दैट द पीरियड फॉलिंग अंडर अर्ली 2 decades ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नोन एज द पीरियड ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक 2 दशक थे 1885 से 1905, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, वो उदार राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है यानी उदार राष्ट्रीय कांग्रेस। द लिबरल नेशनलिस्ट हैड ए कंप्लीट फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड। जो उदारवादी सोच के नेता जो लोग थे वो किस में भरोसा रखते थे? ए कंप्लीट फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक और पीसफुल मेथड का मतलब होता है शांतिपूर्वक नीतियों में वो भरोसा रखते थे। दे वांटेड टू ड्रा द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लाइक मेमोरेंडम्स। वे गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहते थे संवैधानिक मांगों के जरिए, संवैधानिक तौर तरीकों के जरिए, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लाइक मेमोरेंडम्स। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, मेमोरेंडम पिटिशंस
यानी याचिकाएं। रिसोल्यूशन का मतलब होता है कि एक तरह से कंटिन्यू मतलब सोच को जारी रखना या सुधारवादी नतीजों में भरोसा रखना। न्यूज़पेपर एंड डेपुटेशन। द लिबरल नेशनलिस्ट ऑल्सो नोन एज मॉडरेट्स। जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी नेता थे वो आधुनिकता के परिचायक नहीं थे, यानी कर्मिक रूप से लगातार सतत प्रयास में वो भरोसा रखते थे। वर सपोर्टर्स ऑफ ए मोर ग्रेजुअल एंड परस्यूसिव अप्रोच। लगातार और विनम्र प्रार्थनाओं में वो भरोसा रखते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, द पॉलिटिकल गुरु और मेंटर ऑफ गांधी जी, एंड मोहम्मद अली जिन्ना, हु लाइक गांधी जी वाज एन एडवोकेट ऑफ गुजराती ओरिजिन ट्रेंड इन लंदन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के समान गुजराती मूल के तथा लंदन में प्रशिक्षित वकील मोहम्मद अली जिन्ना भी उदारवादी नेताओं में शामिल थे। दी बनारस स्पीच ऑफ गांधी जी। गांधी जी के राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत होती है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू होती है। एज पर द एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी spent about a year traveling around the various parts of India in order to know about the Indian masses. गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह के अनुसार गांधी जी ने लगभग 1 वर्ष तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। इन ऑर्डर टू नो अबाउट द इंडियन मासेज, और आम जनता की जो धारणा थी उसको समझने का प्रयास किया। द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी जी एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन Feb 1960, और गांधी जी की जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण उपस्थिति थी वो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। यानी फर्स्ट अपीयरेंस गांधी जी की हुई है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें दिखाई दी है। द प्रिंसेस एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी। प्रिंसेस राजकुमारों, हु बाय मेकिंग लार्ज डोनेशन, जिन्होंने बहुत अधिक अनुदान दिया था, हैड कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द फाउंडिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में जो मानवतावादी और राजकुमारों और मानव प्रेमी जिन्होंने खुले दिल से दान दे करके इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको विशेष रूप से इस यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था। यानी जो सेरेमनी थी उसमें विशेष रूप से इनको आमंत्रित किया गया था। सम इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एज एनी बेसेंट ऑल्सो अटेंड द फंक्शन। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए नेता भी शामिल हुए थे। गांधी जी वाज इनवाइटेड ऑन द अकाउंट ऑफ हिज अचीवमेंट्स इन साउथ अफ्रीका, और गांधी जी को समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया था। उनकी अफ्रीका में जो उनको उपलब्धियां हासिल हुई थी उस आधार पे उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। यानी इसमें आमंत्रित किया गया है विशेष रूप से उन राजकुमारों को, उन मानवता प्रेमियों को जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारा अनुदान दे करके इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया था, और गांधी जी को भी जो उनको अफ्रीका में उपलब्धियां हासिल हुई थी उस आधार पे यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। तो गांधी जी फेल्ट इट वेरी बैड दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ द पुअर लेबर इन द स्पीच ऑफ डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज होता है वक्ता,
समारोह में वक्ताओं के द्वारा जब गरीब लोगों से, गरीब मजदूरों का कोई भी किसी भी प्रकार का संबोधन नहीं हुआ तो गांधी जी फेल्ट इट वेरी बैड। गांधी जी को ये बहुत बुरा लगा। दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ पुअर लेबरर्स इन द स्पीच ऑफ डिग्निटरीज। वक्ताओं ने जब गरीब मजदूरों की किन्हीं भी बातों का इस समारोह में जिक्र नहीं किया। देयरफॉर व्हाइल स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, इसलिए अतः उन्होंने समारोह में बोलते हुए, व्हाइल स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर उन्होंने बोलते हुए, ही क्रिटिसाइड द एलाइट फॉर इट, उससे जो भद्र वर्ग की यानी कि जो सम्भ्रात वर्ग था जिसको समारोह में आमंत्रित किया गया था, उन्होंने इस वर्ग की आलोचना की कि उन्होंने अपने संबोधन में गरीब मजदूरों का कोई उल्लेख नहीं किया। While expressing his view, he said that the opening of Banaras Hindu University was certainly a most gorgeous show. उन्होंने जब उनकी बारी आई बोलने की तो उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि निसंदेह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज सर्टेनली ए मोस्ट गॉर्जियस शो, कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार, गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार, एक उपस्थिति है, एक शो है। बट द ever increasing economic hiatus between the richly bedacked noblemen, लेकिन समारोह में उपस्थित भद्रजनों और जो अनुपस्थित मजदूर वर्ग हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। प्रेजेंट देयर एंड द मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस, लाखों भारतवासी और यहाँ पे जो सम्राट वर्ग उपस्थित है उनके बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। हु वर नॉट प्रेजेंट, वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। वाज रियली ए मैटर ऑफ वरी फॉर हिम, उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कॉलिंग अपॉन दोज हु वर प्रेजेंट देयर, उन्होंने वक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कॉलिंग अपॉन दोज हु वर प्रेजेंट देयर, गांधी जी सेड देयर इज नो साल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू आर स्ट्रिप ऑफ योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन। उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि आप स्वयं आपको इन अलंकरणों से मुक्त नहीं कर लेते। योर स्ट्रिप ऑफ योर सेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर योर कंट्रीमैन इन इंडिया, यानी जब तक आप सब भारतवासियों के लिए अपने इन अलंकरणों का त्याग नहीं कर देते तब तक आपके और उनके बीच में ये फासला है ये कभी पट नहीं सकता है। ही फर्दर सेड देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस इफ वी टेक अवे और अलाउ अदर टू टेक अवे फ्रॉम द पीजेंट्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ रिजल्ट ऑफ देयर लेबर। उन्होंने कहा कि स्वशासन का जब तक, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन का मतलब जब तक नहीं है जब तक कि हम किसानों से उनके श्रम का पूरा लाभ लेते रहेंगे तब तक स्वशासन का कोई मतलब नहीं है। आवर साल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू दी फार्मर्स, और हमारी मतलब कि हमें जो कुछ मिलता है वो सब कुछ किससे मिलता है? किसानों से मिलता है। नाइदर द लॉयर नॉर द डॉक्टर और नॉर द रिच लैंड लॉर्ड्स आर गोइंग टू स्कोर इट। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है, न तो वकील, न डॉक्टर और न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। It is worth mentioning that the opening of Banaras Hindu University was the occasion for celebration because this national university was founded by Indian money and Indian effort. उल्लेखनीय है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह
एक शानदार अवसर था, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय धन और भारतीय एफर्ट्स के द्वारा हुई थी। बट गांधी जी, इन द प्लेस ऑफ अडॉप्टिंग a tone of self-congratulation, wanted to remind those present of peasant and worker who not present there as audience। लेकिन गांधी जी न तो स्वयं को बधाई का पात्र मानने को तैयार थे और न ही जिनको बुलाया गया था उनको बधाई का पात्र मानने के लिए तैयार थे। वो तो उपस्थित जनों को उन किसानों और श्रमिकों की याद दिलाना चाहते थे जो थ्रो फार्मिंग द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, कि जिनकी भारतीय जनसंख्या में अधिकता है, वर नॉट प्रेजेंट देयर एज ऑडियंस, और उनमें से कोई भी आज श्रोता के रूप में यहाँ मौजूद नहीं है। Thus the speech of Gandhi ji at Banaras in Feb 1960 was indicate of the fact that Indian nationalism was a certain of allied such as the lawyer, doctor and land holders। इस प्रकार गांधी जी का जो बनारस का भाषण था वो इस तथ्य का परिचायक था कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो संघर्ष है वो वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशेष वर्ग के हाथ में ही उसकी कमान है। जब तक कि इसकी कमान आम लोगों के हाथ में नहीं जाएगी, ये सफल नहीं हो सकता। It was also first public announcement of desire of Gandhiji that he wanted to make Indian nationalism more properly representative of Indian people as a whole। इसलिए वो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में संपूर्ण देश की आम जन को साथ लेकर के चलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1916 में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इट वाज नेम्ड एज द सत्याग्रह आश्रम, इसको सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया। इनफैक्ट दिस आश्रम वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए वर्कशॉप ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इस आश्रम की स्थापना सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर हुई। गांधी जी स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज न्यू टेक्निक ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह एंड सिविल डिसऑबीडियंस फ्रॉम हिज वेरी आश्रम। और गांधी जी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों पर आधारित संघर्ष की अपनी नवीन विधि का प्रयोग इसी आश्रम से शुरू किया।